हेलो दोस्तों। वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर चौथा अध्याय है। यहां पर हम लोग चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। दोस्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम लोगों ने पहले अध्याय में जो कुछ पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले अध्याय में हमने आपको बताया था कि वर्तमान समय में लोकतंत्र का जो सबसे आम स्वरूप है वो है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, जहां पर जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। नहीं, पहले जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये जनप्रतिनिधि जो हैं आगे जाकर जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। तो वर्तमान समय में लोकतंत्र में चुनाव जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस अध्याय में हम लोग चुनाव की महत्ता के बारे में, चुनावी प्रतिद्वंद्विता कैसे वोटर्स को लाभ पहुंचाती है, इसके क्या क्या नुकसान हैं, भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या भारत की चुनाव प्रणाली लोकतांत्रिक है या नहीं है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रणाली की क्या क्या समस्याएं हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम टॉपिक जो है इस अध्याय में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं चुनाव की परिभाषा से। देखिए, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हैं या फिर जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं उनको बदल भी सकते हैं। तो चुनाव में जो वोटर्स हैं वो कई तरह से चुनाव करते हैं। यानी कि ये वोटर्स जो हैं अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, या फिर ये सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, या फिर वोटर्स जो हैं चुनाव के माध्यम से सरकार और उसके द्वारा जो बनने वाले कानूनों का जो दिशा निर्देश करने वाली जो पार्टी है उसका चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकतंत्र में जो वोटर्स हैं कोई कई प्रकार से चुनाव करते हैं। अक्सर हम लोग ये मान लेते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जो है केवल सरकार बनाने का माध्यम है, जबकि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव जो है जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी एक प्रभावी साधन है। जैसे मान लीजिए आपने किसी उम्मीदवार को चुनाव जितवाया और उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद यानी एमपी या एमएलए बनने के बाद वो कभी भी आपको शकल दिखाने ना आए, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर कोई ध्यान ना दे और लोगों के हित में काम ना करे, तो क्या होगा? जनता उसके फेवर में जाएगी, जनता उसके अगेंस्ट जाएगी। तो जनता के सामने विकल्प क्या रहेगा? जनता के सामने विकल्प रहेगा कि आगामी चुनाव में वो उसको गद्दी से हटा सकते हैं, उसको सत्ता से हटा सकते हैं। तो एक तरह से जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके मन में एक डर बना रहता है कि अगर हमने जनता के हित में काम नहीं किया, जनता अगर हमारे अगेंस्ट हो गई तो जनता जो है हमें गद्दी से उतार देगी। ऐसी सरकार का है। जो भी देश स्तर पर सरकार होती है या राज्य स्तर पर सरकार होती है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, उसके मन में एक भय बना रहता है कि अगर हमने जनता के लिए, जनता की फेवर में काम नहीं किया तो जनता जो है आगामी इलेक्शन में हमें गद्दी से हटा देगी। तो एक तरह से चुनाव जो है ये जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी एक प्रमुख साधन है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव अनिवार्य माने जाते हैं। अगर किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये चुनाव में धांधली हो रही है, हेरफेर हो रही है, जो भी मतदान हो रहा है वहां पर भी फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है, मतगणना में भी जानबूझ के कुछ कुछ उम्मीदवारों को जितवाया जा रहा है, तो इस तरह के चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा चुनाव जो है नियमित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा पार्टी है वो कहे कि हम तो 10 साल तक शासन करेंगे, 10 साल के बाद चुनाव करवाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं कहे जाएंगे। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में पूरे विश्व के करीब 100 से अधिक देशों में जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इसलिए जो प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है इसमें चुनाव का अत्यंत महत्व है। आप लोगों ने प्रातिनिधिक लोकतंत्र के बारे में पहले अध्याय में पढ़ा था। हालांकि मैंने यहाँ पर नोट के रूप में इसके बारे में बताया भी है कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र क्यों आवश्यक है और वर्तमान समय में दुनिया के अधिकांश देशों में प्रातिनिधिक लोकतंत्र क्यों अपनाया गया है। उसका रीजन ये है कि वर्तमान समय में आप लोग देखते होंगे कि लगभग हर देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और बड़ी आबादी होने के चलते सभी लोग एक साथ एक जगह बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, किसी कानून पर विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। सभी के पास टाइम भी नहीं है, सभी के पास योग्यता भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है कि किसी मुद्दे पर सभी लोग एक साथ बैठ सकें। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये है कि जनता जो है अपनी ओर से कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वो प्रतिनिधि जो है आगे जाकर जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। तो इस व्यवस्था को प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। तो हमारे भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये व्यवस्था अपनाई गई है। तो हम लोगों ने पहले अध्याय में इस चीज़ को पढ़ा भी था।
ठीक है, यहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव की आवश्यक शर्तें बताई गई हैं कि किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने की क्या क्या आवश्यक शर्तें होंगी, यानी कौन सी वो न्यूनतम शर्तें हैं जिनके आधार पर हम किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। सबसे पहली शर्त है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। आप लोग जानते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार हो, यानी सभी की वोट वैल्यू समान हो, यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत लागू हो। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक होगी, अंबानी जी हैं अंबानी जी के वोट की वैल्यू 1 लाख के बराबर होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की वोट वैल्यू समान होनी चाहिए। तो हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी हमारे संविधान में 18 वर्ष या उससे ऊपरी आयु का कोई भी भारतीय नागरिक वोट डालने का अधिकार रखता है। तो हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत लागू है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर आवश्यक शर्त क्या है, वास्तविक राजनीतिक विकल्पों की उपलब्धता हो। अब देखिए, वास्तविक राजनीतिक विकल्पों की उपलब्धता का मतलब क्या है। हम लोगों ने चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी वाली व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा था कि चीन में केवल एक ही पार्टी है और वहाँ पर अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से पहले परमिशन लेगा, यानी जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही रहेंगे और उन कैंडिडेटों के बीच में ही चुनाव करवाए जाएंगे, यानी फाइनली पार्टी तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप निर्दलीय रूप से या किसी भी पार्टी के समर्थन से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मतदाताओं को बहुत सारे विकल्प मिलने चाहिए, जो भी विकल्प हों वो वास्तव में एक्चुअल विकल्प हों, छद्म विकल्प ना हो, चीन की तरह विकल्प ना हो कि भाई वोट आप किसी को भी चुन लो, फाइनली रहेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी ही। ऐसा यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पर आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। जो भी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प हों, यानी विभिन्न राजनीतिक दल हों और विभिन्न उम्मीदवार हों, ये उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा अगली कसौटी है कि नियमित एवं आवधिक चुनाव होने चाहिए, यानी जो भी संविधान में प्रदत्त अंतराल है उसी अंतराल पे चुनाव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि चुनाव डिले हो रहे हों या बहुत जल्दबाजी में करवाए जा रहे हों, यानी 5 साल की हमारे यहाँ ड्यूरेशन रखी गई है। ऐसा ना हो कोई पार्टी 2 साल में चुनाव करा ले, कोई 10 साल में चुनाव करा रही, ये बिल्कुल ना हो। इसके अलावा अगली कसौटी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। देखिए, चुनाव भय, दबाव, धनबल, बाहुबल, प्रलोभन और धांधली से मुक्त होने चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। वो मतदाताओं को डराने और धमकाने का प्रयास भी करते हैं, पैसे से वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। कई बार अपनी जो सत्ता या सत्ता की जो पावर है, रसूख है, यानी बाहुबल है, उससे उन्हें डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। तरह तरह की लालच देते हैं, तरह तरह की स्कीमों का प्रलोभन देते हैं। कई बार वो फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। लेकिन वास्तव में एक चुनाव को लोकतांत्रिक तभी कहा जाएगा जब वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसके अलावा सबसे अंतिम कसौटी है जनमत के अनुरूप परिणाम। इसका मतलब है कि जिसे जनता विजयी बनाना चाह रही है वास्तव में वही कैंडिडेट चुनाव में जीते। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में बी कैंडिडेट को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन जब एंड में फाइनल काउंटिंग होती है तो वहाँ पे धांधली करके ए व्यक्ति को जिता दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, विजयी उम्मीदवार या दल वही हो जिसे वास्तव में जनता का बहुमत प्राप्त हुआ हो। आगे यहाँ पर अब राजनीतिक प्रद्वंद्वता के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुनाव का जो मूल आधार है वो एक राजनीतिक प्रतियोगिता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारी पार्टियां आपस में प्रतियोगिता करती हैं, तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के वादे करती हैं और जनता को इन प्रतियोगिता के बीच में से जो जनता के हित में है, ये जनता को लगता है कि ये हमें सबसे अच्छा लग रहा है, उसे चुनना होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता होती है ये कई तरह का रूप ले सकती है। एक तो ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे देश में भी अक्सर यही होता है। विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी नीतियां, कार्यक्रम या घोषणा पत्र जो भी मैनिफेस्टो वगैरह लॉन्च करती हैं उसमें बाकायदा बताती हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद ये काम कराएंगे, जनता के लिए ये स्कीमें लेकर आएंगे। तो इस तरह से वो मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। ऐसे उम्मीदवारों के बीच में प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता होती है, यानी कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पर विभिन्न दलों के या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं इनके बीच में मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए एक कंपटीशन होती है। ये लोग भी तरह तरह के वादे करते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, सड़क बनवा देंगे, गांव में जो है टंकी लगवा देंगे, पेयजल की समस्या नहीं होगी। तरह तरह के वादे ये लोग भी करते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता है ये हमें राजनीतिक पार्टियों के बीच में और उम्मीदवारों के बीच में अक्सर देखने को मिलती है।
देखिए, लोकतंत्र में जो राजनीतिक प्रतियोगिता है ये आवश्यक होती है, लेकिन कई बार ये होती है कि जो ये प्रतियोगिता है एक नकारात्मक प्रभाव भी दिखाती है। नकारात्मक प्रभाव कैसे दिखाती है? आपने देखा होगा कि तमाम तरह की जो पार्टियां हैं वो तरह तरह के प्रलोभन देती हैं, तरह तरह का एजेंडा लेकर आती हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, जाति नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप लोग देखते होंगे राजनीति जो है इन्हीं सब चीज़ों से चल रही है। धर्म, जाति, समुदाय, इन सब से ही राजनीति चल रही है। तो अक्सर जब पार्टियां जो हैं अपनी नीतियां या अपना एजेंडा फैलाती हैं, तो उसके माध्यम से समाज में एक सामाजिक विभाजन क्रिएट हो जाता है। नहीं, लोग जो हैं जिस पार्टी के फेवर में हैं वो उसी पार्टी के फेवर में रहकर उसका गुणगान करते हैं और अन्य पार्टी वालों को अपना विरोधी या दुश्मन समझने लगते हैं। तो चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन की वजह से समाज में, समुदाय में या परिवारों में मतभेद और ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि होती भी है। ऐसे आपने भारत में ही देखा होगा कि भारत में तमाम तरह की पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां जो है कुछ धर्म विशेष को फेवर करती हैं, उसी की राजनीति करती हैं। कुछ पार्टियां जो है कहती हैं कि हम सबको लेकर साथ में चलेंगे। कुछ पार्टियां जो है दूसरे धर्म को फॉलो कर रही हैं, उसको बढ़ावा बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम भारत में भी देखते हैं। तो इससे क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स से एक सामाजिक विभाजन हो जाता है। समाज जो है तमाम तरह के जो है जातियों में, वर्गों में, समुदायों में या धर्म के आधार पर बंट जाता है। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, यानी चुनाव जीतने के उद्देश्य से लोग क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं। उम्मीदवार जो है एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। पार्टियां भी यही करती हैं कि फलानी पार्टी जो थी इसने कुछ नहीं किया, इसने 60 साल में कुछ नहीं किया, ये देश को लूटा है, ये सब किया है। तो ये सब चीजें भी आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि पूरा का पूरा एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। इसके अलावा अनुचित चुनावी हथकंडों का प्रयोग, जो कि हम लोग भी जानते हैं अनुचित चुनावी हथकंडे कैसे कैसे हैं, अभी हमने पढ़ा भी है। यानी यहाँ पर लोग चुनाव जीतने के लिए धन बल, बाहुबल, जो जाति और धार्मिक है, ध्रुवीकरण है, यानी लोग अपनी अपनी जाति के आधार पर वोट मांगते हैं कि हम फलानी जाति के हैं तो हमारा समर्थन कीजिए, हम अपनी जाति वालों की बात सुनेंगे, अपनी जाति वालों को बढ़ावा देंगे, नौकरियों में उनकी हेल्प कर देंगे, बैकडोर से एंट्री दिला देंगे। इस तरह के वादे भी करते हैं। धर्म के आधार पर लोग डराते हैं कि अगर हमारी पार्टी या हम सत्ता में नहीं आए तो देखना हमारे धर्म वालों का क्या हाल होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लोग जो है इस तरह के जो अनुचित साधन है इनका सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा लोग चुनाव जीतने के लिए अल्पकालिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं। देखिए, जब लोग चुनाव जीतने के लिए ऐसे वादे करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका देश के विकास से कोई संबंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए कई व्यक्ति या कई राजनेता ये वादा कर देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि डाली जाएगी। अब 10-10 हज़ार की धनराशि क्या देश के विकास में योगदान देगी? कोई योगदान नहीं देगी। भाई 10,000 रुपये का किसी व्यक्ति को करना क्या है? कोई वहाँ पर उस 10,000 की एक रणनीति नहीं बनाई गई है कि 10,000 रुपये से वो महिला किस क्या काम करेगी, किस प्रयोजन में वो रुपया लगाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये क्या देश का विकास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे चुनावी हथकंडा है, एक प्रलोभन है कि हमें चुनाव जीतना है, शॉर्ट टर्म में उन्होंने वादा कर दिया, चुनाव जीत जाएंगे तो हर हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये उनके खाते में डालेंगे, इस तरह के वादे कर दिए। तो ये तत्कालिक राजनीति से जो बड़े लक्ष्य हैं, जो देश के विकास के जो टारगेट हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं। तो चुनाव जीतने के दबाव में कई बार राजनीतिक दल जो हैं ये दीर्घकालिक विकास नीतियों के बजाय तात्कालिक और लोकप्रिय घोषणाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। देखिए, ये सब चीजें जब होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो राजनीति से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर जो पॉलिटिक्स चल रही है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर चल रही है। यहाँ पे लोग अनुचित हथकंडे अपना रहे हैं। तो जो योग्य व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको समर्थन नहीं मिल पाता है और वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं और वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली भी गई है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा की कठिन प्रगति, अत्यधिक खर्च, नकारात्मक प्रचार और राजनीतिक तनाव की वजह से अनेक योग्य और ईमानदार व्यक्ति जो हैं इस सक्रिय राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माता इन सभी समस्याओं को लेकर पहले से ही अलर्ट थे। उन्हें पता था कि ये सब समस्याएं भविष्य में आएंगी, लेकिन उन्हें पूरा ये भरोसा था कि भारत की जनता एक समय के बाद शिक्षित भी होगी और जागरूक भी होगी। तो जब जनता के सामने बहुत सारे विकल्प होंगे तो उन विकल्पों में से जो सबसे अच्छा व्यक्ति है या सबसे अच्छा उम्मीदवार है वो उसका चुनाव भी कर पाएंगे। तो इसी होप के साथ उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। देखिए, चुनावी प्रबुद्धता के कुछ सकारात्मक पहलू भी बताए गए हैं। पहला यहाँ पे सबसे सकारात्मक पहलू ये है कि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये चुनावी प्रबुद्धता होने से जो भी उम्मीदवार होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं। पार्टियां भी सोचती हैं
कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता के हितों की बात नहीं करेंगे, तो जनता क्या करेगी, आगामी चुनाव में हमें सत्ता से हटा देगी। यहाँ पे जो अच्छे कार्य करने वाले जो प्रतिनिधि हैं या अच्छे कार्य करने वाली जो पार्टियां हैं, इन्हें पुनः चुने जाने का अवसर मिलता है। जन विरोधी या जो खराब प्रदर्शन करने वाले जो प्रतिनिधि हैं या जो पार्टियां हैं, इनको जनता सत्ता से बाहर कर सकती है, इनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। यहाँ पर जो है चूंकि चुनावी प्रतिद्वंद्विता होती है, तो यहाँ पर जो भी राजनीतिक दल हैं या जो भी नेता वगैरह हैं, उनको अक्सर जनहित के मुद्दे उठाते रहने पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल उदासीन हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे और भी विकल्प हैं। चुनाव में अगर हमने काम नहीं किया तो आगामी चुनाव में हमारी जगह यहाँ पे 10 उम्मीदवार और हैं, उनमें से कोई व्यक्ति चुन लिया जाएगा। तो इस वजह से उन्हें जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं, जनता के जो भी मुद्दे हैं, उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे लोकतंत्र में जो है, जब चुनावी जो प्रतिद्वंद्विता होती है, यहाँ पे जनता जो है इन्हें पुरस्कृत भी करती है। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका पुनः चुनाव करती है, और जो व्यक्ति जो है जनता के हितों को लेकर काम नहीं करते हैं, उनको दंड के रूप में, यानी उनको हार का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे सत्ता प्राप्त करने की जो इच्छा करने वाले जो भी नेता हैं, उनको जन समर्थन बनाए रखने के लिए जनता की सेवा करने को बाध्य होना पड़ता है, और यही चुनावी मुकाबले की सबसे अच्छी बात है। आगे यहाँ पर भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, ये हर 5 साल बाद होते हैं। यानी यहाँ पर जो एमपी या एमएलए जो हैं, ये 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, 5 साल के लिए ये सत्ता में रहते हैं। और 5 साल के बाद जो सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और लोकसभा और विधानसभाएं जो होती हैं ये भंग हो जाती हैं। जब लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, जितने भी चुनाव क्षेत्र होते हैं उनमें एक ही दिन या फिर एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव कराए जाते हैं, और इसे जो है आम चुनाव, इस प्रक्रिया को आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होते हैं। मान लीजिए किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, सभी जगह नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए। मान लीजिए किसी एमपी या एमएलए की मृत्यु हो जाती है, या वो रिजाइन कर देता है, तो केवल उसके पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं जिससे वो बिलोंग करता था। तो इसे जो है उपचुनाव कहा जाता है। इस प्रक्रिया को बाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। एक बात मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, भारत में केवल जो है राज्यसभा को छोड़कर बाद बाकी जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सभी 5 साल के लिए होते हैं। राज्यसभा के कैंडिडेट का चुनाव जो है 6 साल के लिए होता है, जबकि आपके यहाँ पर एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्थानीय निकाय जो हैं, यानी ग्राम पंचायतें या नगर पालिकाएं, इन सभी के कैंडिडेट जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये बात अपने माइंड में आप बिठा लीजिए। केवल राज्यसभा के जो कैंडिडेट होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, बाद बाकी सभी के 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, भारत में जो है क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई है। यानी यहाँ पर चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, और इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। तो एक क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आप लोगों को पता ही होगा कि वर्तमान में, यहाँ पे मैं 2024 तक का डेटा दे रहा हूँ, 2024 का जो 18वें लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो हमारे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। ऐसे ही यूपी की अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। यानी एमएलए की सीटें कितनी हैं हमारे यहाँ पे? 403 हैं। देखिए, कई बार निर्वाचन क्षेत्रों की जो है इनको सीट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर क्षेत्र जो है संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसको सीट भी बोल देते हैं। जैसे हम कई बार, मैंने अभी भी बोला है कि यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 403 मेंबर्स हैं, ये भी बोल सकते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी यहाँ पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी अभी सबसे लेटेस्ट जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसका आंकड़ा मैंने यहाँ पर दिया है। वर्तमान में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, और इन निर्वाचन क्षेत्रों से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं इनको संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रत्येक वोट का समान मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रखी जाती है, और ये समान रखने का काम कौन करता है? ये परसीमन आयोग करता है। यानी सभी जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें मतदाताओं की संख्या समान रहे, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका करता है परसीमन आयोग। तो परसीमन आयोग के बारे में हम आगे जाकर 11th-12th में जाके और विस्तार से पढ़ेंगे कि परसीमन आयोग होता क्या है,
क्यों बनाया गया है और इसका काम क्या है। अभी आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर जो भी मतदाता हैं निर्वाचन क्षेत्र में, उनकी संख्या बैलेंस रखने के लिए ये आयोग काम करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अमूमन आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपका एक एमपी होता है, ये लगभग 10 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ये 10 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा आपने सुना होगा कि एक एमपी जो है 10 लाख नागरिकों के ऊपर होता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन ये केवल उत्तर भारत के लिए है, साउथ इंडिया के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। और क्यों नहीं होती हैं वो भी हम जानेंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है वो जब आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी हम केवल 9th के स्तर पर पढ़ रहे हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पे प्रत्येक वोट का समान मूल्य सुनिश्चित करने के लिए और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या समान रखने के लिए जो दायित्व है वो परिसीमन आयोग का है। परिसीमन आयोग ये काम अच्छे से निभाता है। ऐसे यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई है तो प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीटों में बांटा जाता है और यहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक यानी एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको कहा जाता है। ऐसे स्थानीय निकाय हैं जिनमें पंचायती राज या नगर पालिकाएं आ जाती हैं, तो इन्हें छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर लिया जाता है जिन्हें वार्ड कहा जाता है। यहाँ पर मैंने परिसीमन आयोग के बारे में हल्का सा जिक्र किया है कि परिसीमन आयोग करता क्या है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं इनकी सीमाओं का निर्धारण करने का जो काम है ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, ताकि जो सर्वी निर्वाचन जो क्षेत्र हैं इनमें मतदाताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। नहीं ऐसा ना हो किसी निर्वाचन क्षेत्र में 20 लाख मतदाता हैं, किसी में केवल 5 लाख मतदाता हैं, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से मतदाताओं के साथ नाइंसाफी होगी। भाई यहाँ पर कोई 5 लाख मतदाताओं में से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, कहीं पर 20 लाख मतदाताओं में से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, तो यहाँ पे 20 लाख के साथ नाइंसाफी हुई ना। भाई अगर यहाँ पे 5 लाख से एक कैंडिडेट चुना जा रहा है, मान लीजिए यूपी की अगर हम बात कर लें तो यूपी में किसी सीट पर केवल 5 लाख मतदाता है और वहां से एक कैंडिडेट चुना जा रहा है, और किसी सीट पर 20 लाख मतदाता है वहां से केवल एक कैंडिडेट चुना जा रहा है, तो ये 20 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी हुई क्योंकि यहाँ पे 4 लोग चुने जाने चाहिए थे। तो ये जो चीजें हैं ये बैलेंस करने का काम कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। तो अभी तो आप केवल आसान भाषा में इतना केवल जान लीजिए, आगे इसके बारे में इसका रोल, कब कब इसका गठन किया गया, कौन से संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन आयोग ने जो जो सीटों की संख्या है वो फिक्स कर दी है, ये सब चीजें हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हमारे भारत में कुछ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। देखिए जिस समय संविधान निर्माण हुआ था उस समय संविधान सभा के जो भी मेंबर थे उनमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे समूह हैं जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं, सदियों से समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उसका रीजन ये था कि उनके पास संसाधन नहीं थे, सत्ता की पावर नहीं थी। इस वजह से वो समूह जो थे वो हाशिए पर चले गए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण हो रहा था तो विचार विमर्श किया था कि अगर इन समूहों की रक्षा नहीं की जाएगी, इन समूहों के लिए कुछ कुछ प्रावधान नहीं शामिल किए जाएंगे, तो वास्तव में कभी भी सत्ता में इनकी हिस्सेदारी हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि इन लोगों के पास ना तो पैसा है, ना ही पावर है, ना ही इतनी क्षमता है कि ये चुनाव लड़ पाएं, चुनाव जीत पाएं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जो कमजोर वर्ग हैं, खास करके जो अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट और जो अनुसूचित जनजाति हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ जो निर्वाचन क्षेत्र हैं ये इनके लिए आरक्षित किए गए हैं। कुछ सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं जहां पर केवल उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, निर्वाचन क्षेत्र अगर आरक्षित होता है, जैसे मान लीजिए कोई सीट है, जैसे एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, कोई एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जैसे मैं आगरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आगरा की जो लोकसभा सीट है, मान लीजिए ये सीट जनरल ना होकर एससी की सीट है, तो आपके मन में आएगा एससी सीट का मतलब ये होगा कि यहाँ पर केवल एससी वोटर ही वोट डालेंगे। नहीं, केवल सीट यहाँ पर आरक्षित है, बाद बाकी इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी हों, वो सभी इसको वोट डालेंगे। केवल सीट यहाँ पे आरक्षित है, यानी यहाँ पर केवल और केवल एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब ये होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान शामिल किया है। और सीटों के रिजर्वेशन का प्रावधान कहाँ कहाँ पर है, अभी फिलहाल आपके लोकसभा में है। तो यहाँ पर कमजोर वर्गों, खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व किए गए हैं। अभी अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। और ये जो आरक्षण है कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। यानी ये मैंने जो डेटा दिया है वो 18वीं लोकसभा इलेक्शन का डेटा दिया है। कुल मिलाकर हमारे लोकसभा में 543 सीटों में से 131 सीटें जो है रिजर्व हैं। और ये किन किन के लिए हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं।
ऐसी राज्यवार, ठीक है, राज्यवार जो आरक्षण है विधानसभा में वो भी अलग अलग है। राज्यवार जो आरक्षण है वो लोकसभा से अलग है। तो वहां पर आपके जो भी राज्य में जितनी सीटें आरक्षित हों वो आप अपने राज्यवार याद कर लीजिए। यहां पर मैंने लोकसभा की बात बता दी है। देखिए, कमजोर समूहों के लिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ये बाद में जो स्थानीय निकाय हैं इनमें भी लागू की गई है। ये जिला स्तर पर और जो पंचायती स्तर पर भी ये बात लागू की गई है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में जो ओबीसी कैटेगरी है उसको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें रिजर्व की जा रही हैं। और पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का जो अनुपात है अलग अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यवार डेटा मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसका डेटा आप पढ़ लीजिए कि कितना कितना रिजर्वेशन जो है विधानसभा में वहाँ मिल रहा है, कितना रिजर्वेशन जो है वहाँ पर स्थानीय निकायों में मिल रहा है। उस अकॉर्डिंग आप अपना डेटा तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हैं इनमें 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। यानी जो 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसी समय से ही 1/3 सीटें जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। यानी 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए ही इलेक्शन करवाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर 106वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ये आपने पढ़ा भी होगा। इसके माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की रिजर्वेशन की बात कही गई है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है बहुत कम है। लेकिन आप लोग जानते होंगे, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि 2011 के सेंसस हमें ये बताता है कि भारत में लगभग 49.5% जो है महिलाओं की आबादी है। लेकिन अगर राजनीति में देखा जाए तो राजनीति में आज भी हमारे यहाँ महिलाओं का जो रेशियो है वो मात्र 10 से लेकर 15% के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है 2023 का, इसने लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी हैं। और यह प्रावधान जो है ये 2023 के बाद होने वाली जो पहली जनगणना है, नहीं 2023 के बाद जो भी जनगणना होगी, जैसे आपकी 2020 की जनगणना नहीं हुई है वो 2027-28 में जाके पूरी हो पाएगी, तो उसके जो आंकड़े आएंगे उसके बाद ये प्रावधान लागू होगा। तो यहाँ वही चीज बताई गई है कि यह प्रावधान 2023 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर जो होने वाली परसीमन है उसके पश्चात ये लागू होगा। अभी लागू नहीं है। जो भी जनगणना होगी उसके बाद जो परसीमन आयोग अपना काम करेगा उसके बाद ये प्रावधान लागू होगा। अब देखिए, निर्वाचन क्षेत्र हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग वोटर लिस्ट की बात कर लेते हैं, मतदाता सूची की। यानी कौन कौन लोग मतदान के लिए योग्यता रखते हैं, कौन नहीं रखते हैं, ये बात हमें पता चलती है मतदाता सूची से। तो मतदान की योग्यता रखने वाले नागरिकों की सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहा जाता है। आम बोलचाल में इसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। यानी यहाँ पे 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के, यानी बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के चुनाव में वोट डाल सकता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वोट डालने के अधिकार से किसी को वंचित किया जा सकता है। जैसे बताया भी गया है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खासा अपराधी हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रतिबंधित कर सकती है। या फिर अगर उसका मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति हो, दिमागी संतुलन सही नहीं हो, तो ऐसे कुछ लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला भी गया है केवल कानून द्वारा जो निर्धारित विशेष परिस्थितियां हैं इन्हीं में वंचित किया जाएगा, वरना हमारे भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अब देखिए, वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल होते हैं। तो सभी जो पात्र मतदाता हैं इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का जो जिम्मा है वो निर्वाचन आयोग का, यानी इलेक्शन कमीशन का है। इसके लिए जो निर्वाचन आयोग जो है समय समय पर जो मतदाता सूची है इसका रिवीजन करवाता है, पुनरीक्षण करवाता है। यानी जो लोग मान लीजिए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं तो उस क्षेत्र की निर्वाचन सूची में से उनका नाम हटवा देता है। मान लीजिए कुछ लोगों की डेथ हो गई तो उनका नाम कट जाता है। कुछ नए मतदाता हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं जो 18 साल की एज में अभी प्रवेश किए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो जाता है। जो मर चुके हैं लोग उनका नाम हट जाता है। तो समय समय पर जो मतदाता सूची है इसका रिवीजन करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग कराता है। हाल के पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में अब फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी, इसका मतलब है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसकी नई व्यवस्था भी लागू की गई है। हालांकि अभी भी क्या है, ईपीआईसी जो है हर जगह सभी राज्यों में सभी नागरिकों को पूरी तरह से मिल नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, चुनाव आयोग ने थोड़ा सा ढील दी है। तो अगर कोई व्यक्ति वोट डालने जा रहा है उसके पास अगर ये फोटो पहचान पत्र नहीं है, इलेक्शन वाला फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो वो व्यक्ति चुनाव आयोग जो भी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट अलाउ करता है उसके आधार पर वोट डाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,
इनके आधार पर भी प्रस्तुत करके आप वोट डाल सकते हैं। डिपेंड करता है निर्वाचन आयोग ने अभी छूट इनमें दी है या नहीं दी है, ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे भारत में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 326 में वर्णित है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, उस मूल संविधान में मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी। यानी जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन बाद में ये हुआ राजीव गांधी के समय में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है 1988 में, जिसके तहत मतदान की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1989 से प्रभावी हुआ है। तो वर्तमान में वोट डालने की जो उम्र है भारत में 18 वर्ष है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। देखिए हमने यहाँ पे मतदाता सूची की बात कर ली है। इसके बाद अब आ जाते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। यानी चुनाव प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया कैसे काम कर रही है, तो उम्मीदवारों का नामांकन। यानी जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है तो उसका जो है मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, नहीं, वो भारत का नागरिक हो और जो भी चुनाव लड़ने का जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा हो, यानी मतदाता सूची में उसका नाम हो, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली भी गई है कि बशर्ते हुए संविधान एवं कानून के द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं हैं इनको पूरा करता हो, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करता हो, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में भले वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है, लेकिन चुनाव लड़ने की उम्र 18 साल नहीं है। यहाँ पर चुनाव लड़ने की उम्र जो है अलग अलग है। अलग अलग कैसे, वो भी आप देख लीजिए। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा यानी एमपी या एमएलए का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी न्यूनतम उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा मेंबर या विधान परिषद का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। अगर आप स्थानीय निकाय यानी आप ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। यदि आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें मैंने एक बार में इसलिए लिख दी हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े, एक ही बार में आप पढ़ लें और एक ही बार में आप कंपेयर कर लें कि किसके लिए कितनी उम्र चाहिए। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक बात मैं और बताना भूल गया था स्टार्टिंग में कि भारत में राज्यसभा मेंबर और जो विधान परिषद है, विधान परिषद ज़्यादा राज्यों में नहीं है, अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं इन दोनों की जो कार्यकाल है 6 साल का होता है। यानी एक तो राज्यसभा मेंबर का और जो विधान परिषद के मेंबर, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, बाद बाकी सबका कार्यकाल 5 साल का है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लेरिफाई कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने न्यूनतम उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है उसकी सीमा यहाँ लिख दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए 25 साल, राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 साल। अगर आप स्थानीय निकाय का यानी ग्राम पंचायत का या फिर नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कानून द्वारा जो अयोग्य घोषित व्यक्ति हैं, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो भी धाराएं हैं, इनके अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर अयोग्यता रखता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। कोई भी पात्र व्यक्ति स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, यानी अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय रूप से भी चुनाव लड़ सकता है, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के, बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकता है, या फिर ये किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, यानी राजनीतिक दल का समर्थन पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों का मनोनयन करते हैं, नॉमिनेट करते हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं और अपना आधिकारिक समर्थन भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं तो उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, हाथ का पंजा होगा। बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, कमल का फूल होगा। सपा समर्थित प्रत्याशी है उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, साइकिल होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो समर्थित कैंडिडेट उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा, हाथी होगा। आम आदमी पार्टी वालों का झाड़ू होगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर किसी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो सामान्य बोलचाल में पार्टी के मनोनयन को टिकट कहा जाता है। नहीं, आपने सुना होगा कि फलाने आदमी को टिकट मिल गया, फलाने आदमी को बीजेपी से टिकट मिल गया, फलाने नेता का टिकट कट गया, यानी उसे पार्टी का टिकट नहीं मिला तो कह देते हैं टिकट कट गया। तो ये चीज़ें आपने आम भाषा में सुनी होंगी, आम जीवन में सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, देखते होंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ विशिष्ट तो है नहीं, आप लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में आपने सुना होगा, देखा होगा।
अब देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जिस भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, उसको यहाँ पर एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो भी संबंधित चुनाव अधिकारी है उसके सामने नामांकन पत्र भरना पड़ता है। और कुछ यहाँ पे निर्धारित राशि होती है जिसको जमानत राशि कहते हैं, इसको भी जमानत के रूप में जमा कराना होता है। जैसे आपने जमानत राशि का मतलब क्या होता है, आपके मन में क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई मकान किराए पर लेते हैं, तो मकान किराए, तो आपका जो मकान मालिक है वो क्या करता है, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में रखता है। वो इसलिए रखता है कि मान लीजिए आपने मकान किराए पर लिया और आप 10 दिन बाद छोड़कर भाग जाते हैं, किराया नहीं देते हैं, तो ये सिक्योरिटी मनी से ही वो हर्जाना वसूल किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये भी होता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो केवल मजे मजे में, जैसे कहते हैं ना एकदम, जिनके लिए सब चीज़ें मजाक हैं, मजाक मजाक में नामांकन भर दिया। तो ऐसे कैंडिडेटों को रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे जमानत के लिए कुछ धनराशि रखी गई है कि इतनी धनराशि आप जमा कराएंगे, उसके बाद आप नामांकन फिल करेंगे। और अगर आपको चुनाव में एक निर्धारित सीमा में वोट नहीं मिल पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाएगी। ये भी हमारे यहाँ एक कंडीशन रखी गई है। वरना आपने देखा होगा कि ऐसे तो हर जगह हर नागरिक चाहेगा कि हम इलेक्शन लड़ने, हम इलेक्शन लड़ने हैं। तो इस भीड़ को रोकने के लिए क्या किया गया है, एक यहाँ पे जमानत राशि रखी गई है। और कंडीशन ये भी है, अगर चुनाव में आपको इतने % वोट नहीं मिल पाए या उससे कम वोट मिले तो आपकी जो जमानत राशि है, जो भी 5 या 10,000 रुपए की, वो जब्त कर ली जाएगी। यानी वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी, वो वापस नहीं मिलेगी आपको। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन के समय एक शपथ पत्र के माध्यम से वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है, जिसमें कुछ विवरण को उसे सार्वजनिक करना पड़ता है। जैसे उम्मीदवार के विरुद्ध कोई लंबित गंभीर आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है, उम्मीदवार और उसके परिवार की जो चल और अचल संपत्ति है या उसकी जो देनदारियां हैं, लोन वगैरह हैं, वो सब बताने होते हैं। उम्मीदवार की जो शैक्षिक योग्यता ये बतानी होती है। तो देखिए, ये सब करने का उद्देश्य क्या है, इस सब के पीछे उद्देश्य ये है ताकि जनता को पता चल सके कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है, उसकी कितनी योग्यता है, उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है कैसा है, आपराधिक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये सब चीज़ें पब्लिक करनी होती हैं। यानी ये जो वैधानिक घोषणा है शपथ पत्र के माध्यम से पब्लिक करनी होती है, जनता को बतानी होती है, चुनाव से पहले बतानी होती है कि भाई हमारे ऊपर इतना आपराधिक मामले चल रहे हैं, हमारी इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी है, हमारी इतनी योग्यता है। तो ये सार्वजनिक करने से क्या होता है, जनता एक निर्णय ले पाती है कि हमें किस कैंडिडेट को चुनना है, किसको नहीं चुनना है। देखिए, अक्सर आपने न्यूज में या डिबेट्स में सुना होगा कि हमारे यहाँ पर किसी भी जॉब के लिए, चपरासी की जॉब के लिए भी एक न्यूनतम अर्हता लगती है, चाहे 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। ऐसे आपने सुना होगा कि हमारे चपरासी के लिए भी 8वीं पास या 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हमारे यहाँ योग्यता का होना जरूरी नहीं है। यानी आप अंगूठा छाप हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसे आप विडंबना मानेंगे या आप एक तरह से लाभ मानेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वर्तमान समय में जो वर्तमान जो आधुनिक लोकतंत्र है, इसमें जो भी जनप्रतिनिधि है उसको साक्षर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जो लोकतंत्र का जो आधुनिक रूप है, जिसमें कि डिजिटल रूप भी आप देख रहे हो, डिजिटल तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, अच्छे से शासन प्रशासन नहीं संभाल पाएगा। तो जरूरी है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो पढ़ा लिखा हो। तो भारत में जो है सांसद या विधायक बनने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास 8वीं होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, पीजी होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अंगूठा छाप हैं, पीएचडी होल्डर हैं, 10th पास हैं, जो भी हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भारत में एक तरह से छूट है। इसके पीछे तर्क भी दिया गया है। तर्क ये दिया गया है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उसकी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता जनता की समस्याओं को समझना और उनके हितों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करना है। यानी कि सबसे जरूरी है किसी जनप्रतिनिधि के लिए कि जनता की जो समस्याएं उनको समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल व्यक्ति है, कोई जनजाति व्यक्ति है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का कोई जनजातीय आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो अपने समाज का नेता है, अपने समाज के लोगों की जो भी समस्याएं उनको समझता है, उनके लिए कुछ करना चाहता है। अगर यहाँ पर एक योग्यता का मानक रख दिया जाएगा, एक क्राइटेरिया रख दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया जाएगा, तो हो सकता है वो व्यक्ति चुनाव न लड़ पाए। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो लोकतंत्र की जो भावना है उसको ठेस पहुंचेगी, उसका हनन होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और जनता ही यहाँ पे शामिल ना हो पाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि कोई भी कैंडिडेट है वो अपने समाज का या अपने जो भी जहाँ से आता है उन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे।
जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, एक अच्छे क्रिकेटर के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि खेल का अच्छा कौशल होना उसके पास जरूरी है। कि अगर अच्छा खेलता है तो उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए। आपने देखा हो कुछ क्रिकेटर, हमारे यहाँ कई एग्जाम्पल हैं, हालांकि मेरा क्रिकेट फेवरेट खेल नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनके पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, केवल 10th पास थे, 12th पास थे, या केवल ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर भी बने। तो यहाँ जैसे क्रिकेट खेलने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है, केवल स्किल चाहिए होती है, वैसे ही चुनाव लड़ने के लिए आपके पास जनता का समर्थन होना चाहिए। आप क्या हो क्या नहीं हो, क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से आते हो, पैसा है या नहीं है, शिक्षा है या नहीं है, ये सब मैटर नहीं करता है, केवल आपके पास समर्थन होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता का जो महत्व है, ये तय करने का जो अधिकार है, ये मतदाताओं पर छोड़ दिया गया है। ये वोटर्स तय करेंगे कि इसको महत्व देना है या नहीं देना है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने से जो बड़ी संख्या में नागरिक हैं, ये चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, जो कि लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी दिया था कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो अपने समाज को अच्छे से समझता है, जानता है, और वो चाहता है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, चुनाव लड़ना चाहता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देंगे कि भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध होगा। इसके बाद नॉमिनेशन के बाद आ जाता है, यानी कि नामांकन के बाद आ जाता है चुनाव अभियान। देखिए, पर्चा फाइल करने के बाद, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, उससे 1 साल पहले से ही, 2 साल पहले से ही राजनीतिक पार्टियां, उम्मीदवार पहले से जुट जाते हैं। भारत में तो आपने देखा ही होगा, लोग पहले से ही अपना प्रभाव बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता है कि भाई हमें अगले इलेक्शन में चुनाव लड़ना है, तो पहले से ही वो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो भी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, यानी कि पर्चा फाइल करने के बाद, यहाँ पे 2 हफ्ते का टाइम मिलता है। तो हमारे देश में उम्मीदवारों की जो अंतिम सूची की है, इसकी घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 हफ्ते का समय चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है, चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। लेकिन आप लोग वास्तविकता में तो जानते हैं, चुनाव की तैयारियां लोग सालों साल पहले कर देते हैं। भाई बीजेपी वालों से पूछो, बीजेपी वाले तो पहले से ही बना के चलते हैं रणनीति, जो है पहले से 10 साल पहले की रणनीति बना के चलते हैं। तो हमारे यहाँ रणनीति के मामले में जो नेता हैं बहुत फास्ट हैं, वो 10-12 दिन का वेट नहीं करते हैं, वो पहले से बना के चलते हैं, साल 2 साल 5 साल पहले से ही तैयारी करके चलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मतदाताओं को पार्टी की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं और उनके जो प्रमुख मुद्दे हैं, इनसे अवगत कराना और अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करना। यानी कि यहाँ पे चुनाव प्रचार के माध्यम से ही जनता जान पाती है कि कौन सा नेता या कौन सी पार्टी कौन सी योजनाएं लेकर आएगी, कैसे जनता के लिए काम करेगी, जनता को क्या लाभ इससे होगा। तो इन चुनाव अभियानों के जरिए ही जनता इन सब चीजों को जान पाती है। देखिए, चुनाव अभियान के दौरान भी कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल ये काम नहीं कर सकता है। कौन कौन से काम नहीं कर सकता है? मतदाताओं को प्रलोभन, घूस या धमकी देना। ये सब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग जानते हैं रियल लाइफ में क्या है, वो आप लोग जानते हैं। जाति या धर्म के नाम पे वोट मांगना, ये भी आप जानते हैं कि भारत में तो जाति धर्म पे ही राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों, यानी जो गाड़ी, विमान या भवन है, इनका उपयोग ना करना। खर्च की सीमा, यानी जो भी एमपी या एमएलए का इलेक्शन है, उसकी एक तय सीमा है, उसी सीमा के भीतर में खर्च करना है। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो चुने जाने के बावजूद उनका जो चुनाव है रद्द घोषित हो सकता है, यानी उनकी जो सीट है वो चली जाएगी, वो निर्वाचित नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रियल लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं, भले इनकी मनाही की गई हो, लेकिन रियल लाइफ में इन्हीं सबसे राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। आगे हर बढ़ने के लिए हर उम्मीदवार, हर पार्टी इन सभी हथकंडों का सहारा लेती है। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। चूंकि उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उम्मीदवार वोटरों को रिझाने के लिए भरसक प्रचार करते हैं, प्रचार के विभिन्न माध्यमों को अपनाते हैं, जैसे रैली करना, पैम्फलेट, पोस्टर छपवाना, होर्डिंग्स लगवाना, या फिर लाउड स्पीकर के माध्यम से जगह जगह गली गली जाकर प्रचार करना। तो ये सब काम करने में धन की आवश्यकता पड़ती है, धन तो खर्च होता ही है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो संपन्न उम्मीदवार हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो सब चुनाव प्रचार में अच्छा खासा धन खर्च करते हैं, जमकर पैसा लुटाते हैं। कई बार लोगों को लगने लगता है कि भाई यही उम्मीदवार दमदार है, क्योंकि उसने चुनाव में बहुत अच्छे से खर्च किया है। तो ऐसे में जो कमज़ोर उम्मीदवार हैं, जिनके पास कम संसाधन है, कम पैसा है, तो वो पीछे रह सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने इन लोगों के लिए क्या किया है? इन लोगों के लिए चुनावी खर्च की एक सीमा तय की है, और उस चुनावी खर्च की सीमा के दायरे में रहकर ही इन लोगों को खर्च करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार उस चुनावी खर्च की सीमा से ज़्यादा खर्च करता है,
या फिर वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के अन्य साधन अपनाता है, तो उसका नामांकन रद्द हो सकता है या फिर उसकी जो सदस्यता है वो भी जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो अभी हाल के जो आंकड़े हैं, इन 18वीं लोकसभा इलेक्शन के जो आंकड़े हैं, जिसमें चुनावी खर्च की सीमा क्या थी, वो यहाँ पर मैं आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए, वर्तमान नियमों के अनुसार जो भी बड़े राज्य हैं, इन बड़े राज्यों में लोकसभा उम्मीदवार के चुनाव का जो अधिकतम खर्च है वो 95 लाख रुपए है। यानी बड़े राज्यों में एक लोकसभा कैंडिडेट जो है चुनाव में अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। वहीं बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम जो है 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में एक लोकसभा कैंडिडेट जो है अधिकतम 75 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और विधानसभा कैंडिडेट जो है अधिकतम 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो आंकड़े हैं या अभी जो जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, अभी की लिमिट सेट जो की गई है, वो केवल उम्मीदवारों के लिए है, कैंडिडेट के लिए है, पार्टियों के लिए नहीं है। यानी यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां कितना भी पैसा बहाएं, इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है कि आप इलेक्शन में इतना पैसा खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, केवल उम्मीदवारों के ऊपर लिमिट लगाई गई है। देखिए, इसके अलावा ये जो कानून है, इनके अलावा हमारे देश की जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने चुनाव प्रचार की जो आदर्श आचार संहिता है, इसको भी स्वीकार किया है। आचार संहिता का मतलब क्या है कि चुनाव के जो नियम कायदे कानून है, उनके अकॉर्डिंग चुनाव में पार्टिसिपेट करना। तो ये चुनाव की जो आचार संहिता है, इसको लागू करने का, इसको बनाने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। क्या क्या करने की मनाही है? चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सरकारी जो मशीनरी है, इन सरकारी वाहन, विमान या जो अधिकारी हैं, इनका चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद मंत्रियों द्वारा किसी बड़ी योजना का शिलान्यास या नीतिगत फैसले करना, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में इलेक्शन में ये सब होता है। कहने की बातें कुछ हैं, जैसे एक कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। तो हमारे यहाँ तमाम बातें कही गई हैं, तमाम संविधान में सब चीज़ें बताई भी गई हैं कि क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है। जो नियम कायदे कानून है, सब स्पष्ट कहे गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं या हमारे यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी नियमों को ताक पर रख देती हैं और अपनी मन मर्जी चलाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे छुपा हो। आपने सब देखा है, देख रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक और प्रसिद्ध चुनावी नारे बताए गए हैं जो कि इतिहास में अमर हो गए। और ये जो ऐतिहासिक और प्रसिद्ध चुनावी नारे हैं, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कब दिया था, किस इलेक्शन में दिया था, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास करके पीसीएस एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे गरीबी हटाओ का नारा आपने कई बार देखा होगा प्रश्न के रूप में कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिया था और ये 1971 के लोकसभा इलेक्शन में दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कितनी बार, 10-15 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जो कि जनता पार्टी के थे। तो इन्होंने 1970 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, जो कि इंदिरा गांधी के 1975-76 के आपातकाल के बाद हुआ था, इसमें इन्होंने ये नारा दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, लोकतंत्र बचाओ। जमीन जोतने वाले को, ये नारा दिया है वामपंथी दल ने। 1977 का जो पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा इलेक्शन है, इसमें वामपंथी दल ने नारा दिया है जमीन जोतने वाले को। तेलुगु स्वाभिमान का जो नारा है, ये एनटी रामाराव, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक थे, इन्होंने 1983 के आंध्र प्रदेश के चुनाव में दिया था। यानी कि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इन्होंने ये नारा दिया था। न्याय युद्ध जो है, ये चौधरी देवीलाल हैं, जो कि हरियाणा के नेता थे। इन्होंने 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये नारा दिया था। सबसे फेमस जो नारे हैं वो 3 हैं, ये गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और जमीन जोतने वाले को, जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप मेमोराइज कर लीजिए, कहीं आप डायरी में या कहीं आप हाईलाइट करके इन्हें लिख लीजिए। इनसे अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। अब देखिए, फाइनली अब होता है मतदान और मतगणना। तो चुनाव का जो अंतिम चरण है वह मतदान का होता है और इस दिन मतदाता सूची में नाम वाला जो हर व्यक्ति है, वो अपने इलाके में स्थित जो मतदान केंद्र है उस पर वोट डालने जाता है। देखिए, यहाँ पर जो भी मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, उन मतदान केंद्रों पर जो भी उम्मीदवार हैं, उन सभी उम्मीदवारों के एजेंट जो हैं वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वो उपस्थित इसलिए रहते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई यहाँ पे धांधली ना कर पाए। तो निष्पक्ष चुनाव के लिए इन उम्मीदवारों के एजेंट मतदान केंद्रों पर खड़े किए जाते हैं।
पहले के समय में आप लोगों को पता होगा कि पहले के समय में आज भी, हालांकि आज भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो बैलेट बैलेट पेपर से होते हैं, मतपत्र से होते हैं। तो इस तरह का एक पेपर होता है जिसपे उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह छपे रहते हैं, उनके आगे मोहर लगानी रहती है और मोहर लगा के फिर फोल्ड करके इसको डिब्बे में डालना होता है, तो ये मतपत्र बोला जाता है। तो लेकिन वर्तमान में जो आपके विधानसभा या लोकसभा चुनाव हैं वो ईवीएम से हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं कुछ राज्यों में वो बैलेट पेपर से ही होते हैं, मतपत्र से ही होते हैं। देखिए, वोटिंग होने के बाद जो भी बैलेट बॉक्स हैं, यानी मतपत्र रखने वाले बॉक्स हैं, या जो वोटिंग मशीनें हैं, इनको सील बंद करके सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और एक निर्धारित तिथि पर सभी जो वोटिंग मशीनें हैं या जो बैलेट बॉक्स हैं उनको खोलकर मतगणना की जाती है। जिस समय वोटों की काउंटिंग होती है उस समय भी सभी राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं वहाँ पे उपस्थित रहते हैं ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो सके और जो मतगणना की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष बनी रहे। देखिए, हमारे यहाँ पर सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है या उम्मीदवार घोषित होता है, यानी यहाँ पर जो है चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही उम्मीदवार जो विजयी घोषित होता है। यानी भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के इलेक्शन में अपनाई जाती है। देखिए, भारत में चुनावी खर्चे को लेकर कुछ कुछ आंकड़े यहाँ बताए गए हैं। यानी हमारे यहाँ पर चुनाव करवाना जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला काम है, बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की एक रिपोर्ट है और इसने 2024 के लोकसभा इलेक्शन का अध्ययन किया है। इसमें ये बताती है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों का जो कुल खर्च था वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए था। यानी कहने का मतलब ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत में एक वोट की लागत, यानी एक लोकसभा वोट की लागत जो है लगभग 1400 रुपये रही है। यानी हमारे यहाँ पे चुनाव करवाना बहुत खर्चीला है, जमकर पैसा यहाँ पे राजनीतिक दल खर्च करते हैं। देखिए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ जो है एक गैर लाभकारी संस्था है जो जवाबदेह शासन और समान विकास के लिए काम करती है। तो यहाँ पर चुनाव जो है भारत में कितने खर्चीले हैं, कितना लोग खर्च करते हैं, कितनी राजनीतिक पार्टियाँ खर्च करती हैं, वो आपने यहाँ पर देखा है। क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं? तो हम किन आधार पर भारत के चुनाव को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं, तो उसकी यहाँ पर कुछ कुछ वजह बताई गई हैं। देखिए, यहाँ पर पहली वजह यह है कि हमारे यहाँ एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, यानी ये संविधान में वर्णित जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग ये स्थापित हुआ है। इसको किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, बल्कि संवैधानिक नियमों के तहत स्थापित हुआ निकाय है और जिसे न्यायपालिका के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त है। क्योंकि जिसे जो शक्तियाँ किससे मिल रही हैं, इसे शक्ति मिली डायरेक्ट संविधान से मिल रही है, क्योंकि संवैधानिक निकाय है ये। संविधान का जो अनुच्छेद 324 है इसके अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और मतदाता सूची तैयार करने की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है ये भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। यानी अनुच्छेद 324 ये कहता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसके ऊपर संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की करवाने की जो जिम्मेदारी है और इनसे संबंधित जो मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी है वो भारत के चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। यानी यहाँ पर निर्वाचन और चुनाव में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही बात है। देखिए, हमारा जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग है ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। यानी इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो यहाँ पे अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यानी यहाँ पे 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति के बाद जो है ये राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग जो है भारत का एक संवैधानिक निकाय है और इसे जो है न्यायपालिका के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, इन्हें जो है इनके पद से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए, यानी इन्हें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो भी सत्ता में मौजूद पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो कहे कि भाई आप हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे, हम आपको हटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इनको हटाने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को जिन कारणों, जिन प्रक्रियाओं के आधार पर हटाया जाएगा उसी आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उन्हीं आधारों पर और उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हटाया जा सकता है जिनके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए, निर्वाचन आयोग काम क्या करता है, ये चुनाव की जो अधिसूचना जारी करने से लेकर
चुनावी नतीजों की घोषणा तक ये पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, इसके संचालन के हर पहलू पर ये निर्णय लेता है। निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करता है, उसके उल्लंघन पर कार्यवाही करता है, आवश्यक होने पर जो भी चुनाव में लगे हुए अधिकारी हैं, इनका स्थानांतरण करता है। और अगर चुनाव आयोग को लगता है किसी पोलिंग बूथ पर धांधली हुई है या किसी कैंडिडेट ने धांधली करके या फिर फोर्जरी करके इलेक्शन जीता है, तो ये क्या करते हैं, धांधली या अनियमितता होने पर ये पुनर्मतदान का आदेश दे सकता है। जैसे अभी बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ कुछ सीटों पे फिर से पुनर्मतदान हुआ था, तो ये पुनर्मतदान का जो आदेश है वो निर्वाचन आयोग ही देता है। चुनावी ड्यूटी पर जो तैनात अधिकारी हैं, चुनाव की अवधि के दौरान ये चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं। यानी चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकारों के कर्मचारी हों, अगर चुनाव ड्यूटी में लगे हैं तो चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे। वो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करेंगे, उस समय चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे। तो यहाँ पे वही बात बताई भी गई है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी चुनाव अवधि के दौरान सरकार के बजाय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ पर लोगों की भागीदारी ज़्यादा है। नहीं, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, उसका दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ पर जनता जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। एक सर्वे की गई है पश्चिमी देशों की, तो पश्चिमी देशों में एक ट्रेंड ये देखा गया है कि पश्चिमी देशों में जो लोकतंत्र है या चुनाव प्रक्रिया है, उसमें वहाँ के लोगों का विश्वास कम हुआ है। और वहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ पर अब लोग कम संख्या में वोट डालने जाते हैं। यानी पहले की तुलना में वहाँ पे वोट डालने का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो वोट शेयर है, मतदान का जो प्रतिशत है, वो या तो स्थिर रहा है या फिर अब बढ़ा है। यहाँ पे मैंने आंकड़ा भी दिया है कि भारत के जो पहले आम चुनाव हुए थे 1951-52 में, उसमें मतदान का प्रतिशत लगभग 45% था। और जो 2024 के 18 में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उनमें ये बढ़कर कितना हो गया, 66.1% तक पहुँच गया है। यानी हमारे यहाँ पर जनता जो जागरूक हो रही है और यहाँ पे मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड ये भी देखा गया है कि भारत में जो अमीर और जो उच्च वर्ग है, ये वोट डालने नहीं जाता है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ पर जो अमीर उच्च वर्ग या पढ़ा लिखा वर्ग है, वो अवॉइड करता है। उसे लगता है अरे क्या ही हो जाएगा, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, वोट डाल के भी क्या होगा, वही चोर और डाकू ही आएंगे सत्ता में, उन्हें ये लगता है। जो कि कहीं ना कहीं इस देश के लिए सबसे बड़ा गंभीर खतरा भी है। देखिए, जब अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो अच्छे इंसानों के आने की जो उम्मीद है वो भी कम हो जाएगी। और जब अच्छे इंसान राजनीति में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली हमारे देश के लिए खतरा ही उत्पन्न होगा। यानी यहाँ पर अगर चोर डाकू लुटेरे टाइप लोग सत्ता में जब आएंगे तो वो जनता के हित के लिए काम तो नहीं करेंगे, वो केवल अपने लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हम सभी को 100% मतदान करना चाहिए, ताकि जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आ सकें। तो भारत में अमीर और उच्च वर्ग की तुलना में जो गरीब, निरक्षर और जो कमज़ोर तबकों के लोग हैं, ये अधिक प्रतिशत में मतदान करते हैं। जबकि पश्चिमी देशों में, खास करके अमेरिका में, इसका उल्टा है। अमेरिका में जो गरीब लोग हैं, अफ्रीकी मूल के लोग हैं या हिस्पैनिक लोग हैं, ये अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। यानी यहाँ पर अमेरिका में एक ट्रेंड ये है कि वहाँ के जो अमीर तबके के लोग हैं वो ज़्यादा मतदान करते हैं और गरीब तबके के लोग कम मतदान करते हैं, जबकि भारत में उल्टा है। देखिए, यहाँ पर चार्ट में आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हालांकि ये पुराना चार्ट है, 2015 का यहाँ पर चार्ट है, आपके एनसीईआरटी से मैंने लिया है। यहाँ पे भारत और ब्रिटेन में जो मतदान प्रतिशत है उसकी तुलना की गई है। ये आप जो पिंक रंग की लाइन देख रहे हैं और ये ग्रीन रंग, जो ब्लू रंग की लाइन देख रहे हैं, ये मतलब पिंक वाली जो ब्रिटेन की है और जो ब्लू वाली लाइन है भारत की है। तो पहले यहाँ पे जो वोट शेयर था 1991 के आसपास ब्रिटेन में 78% था और 2015 तक आते आते 66% रह गया है। हमारे यहाँ पर 1991 में वोट शेयर जो था 56% था और अभी 2015 तक आते थे 66% पहुँच गया है। यानी हमारे यहाँ पश्चिमी देशों की तुलना में वोट शेयर जो है, वोट प्रतिशत जो है, लगातार बढ़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भारत में और अमेरिका के जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, इनमें मतदान का प्रतिशत हम देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो ऊंचे तबके की उच्च जातियाँ हैं, उनका वोट शेयर कम है, जबकि जो निचले तबके की जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनका वोट शेयर ज़्यादा है। अमेरिका में उल्टा आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे जो गोरे और संपन्न लोगों का वोट शेयर ज़्यादा है और जबकि जो अश्वेत या हिस्पैनिक लोग हैं, इनका वोट शेयर कम है। हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, लेकिन हाँ, अभी भी प्रामाणिक आंकड़े यही माने जाते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ एक जनरल ट्रेंड ये है कि गरीब या जो कमज़ोर तबकों के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मतदान में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं जो अमीर और पढ़े लिखे या उच्च वर्ग के लोग हैं वो मतदान को अवॉइड करते हैं। खास करके आपने देखा होगा जो
काम करने वाले जो प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन उन्हें छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी वाले दिन वोट डालने नहीं जाते हैं, अपने रूम पर अपने घरों पे सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसके अलावा भारत में जो आम लोग हैं ये चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो गरीब तबका है या जो कमज़ोर आदमी है, उसको लगता है चुनाव के जरिए वो राजनीतिक दलों पर दबाव बना सकता है, और राजनीतिक दलों पर दबाव के जरिए वो अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम भी बनवा सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए यहाँ पर एक पुराना डेटा दिया गया है, राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004 का। इसमें बताया गया है कि 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली जो गतिविधियां हैं इनमें किसी न किसी तरह से भागीदारी की थी। यानी आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया था, और प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति जो है किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। उस समय ट्रेंड देखा गया। तो आप वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में तो लोग और ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, तो अब ये ट्रेंड और बढ़ गया होगा। इसके अलावा तीसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ पर चुनावी नतीजों की स्वीकार्यता है। यानी यहाँ पर पश्चिमी देशों की तरह ये नहीं है कि हमारे यहाँ हिंसा हो जाए या कोई दल या कोई नेता ये कहे नहीं नहीं हम तो हरवाए गए हैं। ये अब कुछ सालों से ट्रेंड हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी मैंडेट होता था लोग उसे एक्सेप्ट करते थे, उम्मीदवार एक्सेप्ट करते थे कि हाँ, हम चुनाव हार गए हैं तो हार गए हैं। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि चुनाव अगर हार जाएं तो देश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, हिंसा हो जाएगी। थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो भारत में चुनाव परिणाम बेहद निष्पक्ष माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ शासक दल नियमित रूप से चुनाव हारते रहते हैं। यानी यहाँ पर आज जो सत्ता में है, आगामी इलेक्शन में वो चुनाव हार भी सकता है, जरूरी नहीं सत्ता में बना रहेगा। यहाँ पे पैसे और बाहुबल वाले उम्मीदवार भी चुनाव हार जाते हैं, यहाँ पे ऐसे उदाहरण है। यानी यहाँ पे कई बार क्या होता है, पैसा और बाहुबल काम नहीं करता है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार करती है। यानी कुछ एक अपवाद अब कुछ वर्षों से ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। लेकिन हाँ, हमारे भारत में ट्रेंड ये रहा है, कितना भी ईवीएम हैक चिल्ला लें, लेकिन अंत में नेता एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई ये जनता का जनादेश है और इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ये जनता की यही मर्जी है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अंत में हम लोग यहाँ पर भारतीय चुनाव प्रणाली की चुनौतियों को देखेंगे कि भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वैसे तो हमारी जो चुनाव प्रणाली है स्वतंत्र है, व्यवस्थित रूप में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे गंभीर चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती है धनबल का प्रभाव। यानी हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्शन होते हैं उनमें अमीर और संपन्न लोग पैसे के दम पर वोट खरीदने का प्रयास करते हैं और उसमें लगभग सफल भी हो जाते हैं। जब अमीर और संपन्न लोग पैसे के बल पर वोट खरीदते हैं तो ऐसे में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको मैंडेट नहीं मिल पाता, उनको जनमत नहीं मिल पाता है। राजनीति का अपराधीकरण, आपने देखा होगा कई गंभीर आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति भी अब सत्ता में आ चुके हैं, एमपी एमएलए बन चुके हैं, कुछ कुछ जगह तो वो मंत्री तक बन चुके हैं या मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा वंशवाद, जिसको नेपोटिज्म कहा जाता है, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कई नेताओं ने अपने बच्चों को, बच्चों की बीवियों को या अपने जो नाती पोते हैं उनको भी राजनीति में लॉन्च कर दिया है। तो राजनीति में इस तरह का करने से क्या होता है, जो भी योग्य उम्मीदवार होते हैं या जो भी पार्टियों में मौजूद जो ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने सालों से काम किया है, जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। सार्थक विकल्पों की कमी, सार्थक विकल्पों की कमी का मतलब ये है कई बार राजनीतिक दलों का जो भी मैनिफेस्टो है, जो भी उनकी योजनाएं या नीतियां या घोषणाएं हैं, लगभग एक जैसी देखने में लगती हैं। तो ऐसे में जो वोटर है वो कंफ्यूज हो जाता है किस साइड में वोट डालना है। यानी उन्हें ये लगता है कि भाई ये भी कांग्रेस वाले भी सेम यही बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी सेम यही बोल रहे हैं, तो किधर जाएं। ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट विकल्प चुन पाना कठिन हो जाता है। छोटे दलों की असुविधाएं, छोटे दलों के पास या निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनके पास संसाधन सीमित हैं, सीमित संसाधनों में प्रचार करना है और पैसा है नहीं उनके पास। जबकि बड़े जो उम्मीदवार हैं जो कि अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, तो उनकी तुलना में जो छोटे दल हैं या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं पिछड़ जाते हैं और इनको जनमत नहीं मिल पाता है और ये बहुत ही कम जगह पर विजयी हो पाते हैं। मीडिया का दुरुपयोग, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले तमाम तरह के भ्रामक पोस्ट, भ्रामक प्रचार के जरिए उम्मीदवार जो है, जो जनमत है उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जो भी उम्मीदवार होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी के मेंबर जरूर होते हैं और वो पार्टी जो है एक विशेष विचारधारा को फॉलो करती है
और उस विचारधारा के अकॉर्डिंग ही सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट वगैरह है, जो भी सूचनाएं वगैरह वो डाली जाती हैं, ताकि जो मतदाता हैं उनको भ्रमित किया जा सके। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं, दुष्प्रचार और गलत जानकारी फैलाकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जो कि अक्सर होता भी है। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ पर हमारी जो आबादी है उसमें लगभग 50% महिलाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है। तो मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी संसद और विधानसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व है अभी भी अपेक्षाकृत कम है। तो हमें इन सब कमियों पर विचार करना है, इन पर सुधार भी करना है। तो देखिए, इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। और मैं जैसा कि हर अध्याय में आपसे कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने वेबसाइट भी बनवा दी है, हालांकि अभी अंडर प्रोसेसिंग है। आप studywithmayank.com वेबसाइट के माध्यम से भी कुछ समय के बाद वहाँ से भी नोट्स को परचेज कर पाएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके जरिए आप वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स के साथ साथ जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।